जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 06 में, चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बट मैं आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ न कुछ आपको बताना चाहता हूं। क्या है वो बातें जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो देखिए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला देखिए, एक होता है आपका टर्म होता है पीरियडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पीरियडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है? यानी कि जब डी थीटा बाई डी टी जो है, जब डी फाई बाई डी टी के टर्म्स में रिस्पेक्ट में मतलब ये हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि व्हेन अ कॉइल विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अबाउट shown shown axis, then the magnetic flux through the coil changes periodically with respect to time, show an EMF of periodic nature induced in coil. This phenomenon known as periodic electromagnetic induction. Okay, now तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जब भी यहाँ पर जैसा देखिए, इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि इस फिगर में क्या दिखाया गया है। एक कॉइल है ऐसा, ये एक कॉइल है और ये कॉइल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस कॉइल का एरिया वेक्टर इधर है। ठीक है, तो अगर हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे, यहाँ पर देखिए इनपुट लिया गया है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। ठीक है, तो इसमें अगर हम रोटेट कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, इसका जो ईएमएफ है वो पीरियडिकली चेंज होगा अगर ये कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रही है तो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, व्हेन ए कॉइल विच इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो एक कॉइल जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अबाउट शोन एक्सिस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल changes periodically with respect to time, so an EMF of periodic nature induced in coil. This phenomenon known as periodic electromagnetic induction. Okay, now magnetic flux through the rotating coil at any instant t. तो कहने का मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे B इंटू ए है मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल में, तो N टर्न में कितना होगा, N इंटू बी इंटू ए। ठीक है, तो अगर हम मतलब ये क्या होता है, B और ये B इंटू ए वैक्टर होता है। N टर्न्स के लिए N इंटू बी हो जाएगा, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं NBA इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्लक्स की बात। अब देखिए, ये फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड कर ही रहा है, आपका बी पे भी डिपेंड करेगा, ए पे भी और थीटा पे भी, बट यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, क्योंकि थीटा के चेंज होने की वजह से एरिया चेंज हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर जो देखेंगे वो ऐसा देखेंगे, फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा के जगह पर कॉस थीटा की जगह पर अगर हम लोग ओमेगा टी ले लेंगे तो एन बी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कॉस ओमेगा टी हो गया आपका। तो कहने का मतलब कि फाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर फाई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, फाई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ये फाई नॉट क्यों लिया गया, फाई नॉट की जगह पर क्या है, फाई नॉट की जगह पर है एन इंटू बी इंटू ए। ओके, सो एन बी ए, तो वेयर फाई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए फ्लक्स एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, तो हम लोग फाई नॉट को या तो फ्लक्स एम्पलीट्यूड बोलेंगे या तो हम उसको मैक्सिमम फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लगाना है, फ्लेमी रूल लगाना है, तो फ्लेमी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी ये होता है। तो फाई की जगह पर क्या रख देंगे, फाई नॉट इंटू एन इंटू बी, सॉरी फाई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी ये रख देंगे, और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन ओमेगा टी होती है। तो फाइनली जो आंसर आएगा ई का वो इतना आ जाएगा, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी एंड दिस इक्वल्स टू माइनस एन बी ए
ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी जो होता है इसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस ऑफ ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये डी ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला सेट किए, तो फाइनली जो हमारे पास ई नॉट मिला वो एन बी ए इंटू ओमेगा, यानी फाई नॉट इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये, तो इसको हम लोग ई एम एफ एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम ई एम एफ कहते हैं। उसके बाद आते हैं उसी तरह से इंड्यूस्ड करंट, तो आई की वैल्यू हम निकाल देंगे कितना, ई अपॉन आर। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है, ठीक है। अगर यूपीएससी को या फिर अगर एनडीए को अगर मन करेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट करने का, ठीक है, अगर टफ लेवल पे ले जाएगा पैटर्न को, तो यही आपका ये हो सकता है, उससे ज़्यादा आपका नहीं पूछ सकता। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि कैसे कैसे। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो चेंजेस इन पीरियडिक मैनर, दैट्स वाई दिस फेनोमेनन कॉल्ड पीरियडिक ईएमआई, ठीक है। चूँकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पीरियडिकली क्या होता है, चेंज होता है, पीरियडिक मैनर में चेंज होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 90 डिग्री, ठीक है। तो व्हेन अ प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू बी, सो फाई मैक्स इज इक्वल्स एंड ई मिनिमम इक्वल्स टू 0, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू बी हो जाए, ठीक है, तो फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो ई की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और अगर आपका यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, अगर मान लिया जाए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और कॉइल आपका जो है, कॉइल का जो प्लेन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, तो भले ही प्लेन परपेंडिकुलर हो गया बट एरिया फैक्टर क्या होगा, एरिया फैक्टर तो इसी तरह रहेगा, पैरेलल ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर B इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, तो B इज़ पैरेलल टू A, ठीक है। और अगर B इज़ पैरेलल टू B इज़ पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल, देन B इज़ परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका फेज डिफरेंस जो होता है उसके बारे में बताया गया कि व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज़ पैरेलल टू B, तो यहाँ पर फाई मिनिमम जो होगा वो 0 हो जाएगा और ई मैक्सिमम जो होगा वो, मतलब ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ है आपका। तो केस ए और केस बी। उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करेंट acquires their maximum and minimum values simultaneously in a phase difference between both induced parameter is 0. So frequency of induced parameter equals to rotational frequency of the coil equals to F. Okay. Now the last point क्या है? लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट चेंजेस देयर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन, ठीक है। हैंस दे कॉल्ड एज साइनिसॉइडल इंड्यूस्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसके बाद हम और देखते हैं और क्या है। यहाँ पर आप ये देखिए, स्पेशल चार्ट है फॉर रोटेटिंग कॉइल। रोटेटिंग कॉइल के लिए स्पेशल चार्ट बताया गया है यहाँ पर कि अगर कोई कॉइल रोटेट करेगी तो उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो इतनी होगी और इक्वेशन उसका इतना होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। तो उसी प्रकार है कि अगर कोई कॉइल रोटेट कर रहा है तो उसकी जो ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो इसकी वैल्यू इतनी होगी, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी एंड E0 इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। एंड फाइनली C इंड्यूस्ड करंट I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी एंड दिस I0 इक्वल्स टू NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई R। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है, और ये आपका इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन
एंड दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज़। तो ये आपका, उसके बाद आपका डीसी मोटर। तो मैंने आपको डीसी मोटर नहीं पढ़ाया था, एसी जनरेटर मैंने आपको पढ़ाया। तो डीसी मोटर के बारे में समझ लीजिए कि क्या होता है डीसी मोटर। इट इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर वैसा चीज़ होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि एसी जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को एसी जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट जो डीसी मोटर होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको रोटेशनल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है? व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्किंग ऑफ डीसी मोटर दिया हुआ है कि व्हेन डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स। जब डीसी मोटर को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, अ करंट फ्लो इन द कॉइल में एक करंट फ्लो होता है विच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इन रेगुलर इंटरवल्स सो दैट मैग्नेटिक टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल इन द डायरेक्शन। तो इसको आप फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट है, और यहाँ पर ये जो है ये कॉइल है इस तरह से। ठीक है, इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है। कॉइल के इस वाले आर्म में करंट ऐसे हैं और इस वाले आर्म में करंट ऐसे हैं। तो और इसको देखिए ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कम्यूटेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कम्यूटेटर और स्लिप रिंग्स कम्यूटेटर के बारे में आपको बताया था डिफरेंस लास्ट क्लास में। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर 5। तो वही कह रहा है कि व्हेन ए डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स अ करंट फ्लो इन अ कॉइल which reverse its direction in regular intervals so that magnetic torque act on a coil in same direction. The direction of current is reversed by commutator due to rotation of coil in magnetic field. Magnetic field में coil के rotation के कारण क्या होता है? Magnetic flux linked with the coil changes with time. हैंस EMF इज इंड्यूस्ड। ठीक है, तो चूंकि कॉइल जो है ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल क्या हो रहा है, ये कॉइल इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो रोटेट होने के कारण इस कॉइल में करंट डेवलप होगा, एक EMF जनरेट होगा और इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। तो विच अपोजेज द करंट इन द कॉइल। ठीक है, दिस EMF इज नॉन एज बैक EMF। तो इसको हम लोग बैक EMF के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ़ अ कॉइल ऑफ n टर्न्स ईच ऑफ एरिया ए रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी द पीक वैल्यू ऑफ बैक EMF इज गिवन बाई। तो अगर कोई भी n टर्न्स का कॉइल है और हर एक कॉइल का एरिया अगर a होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एरिया a है with constant angular velocity then peak value of back EMF is given by। तो पीक वैल्यू जो होगा वो इतना हो जाएगा E0 इज इक्वल्स टू NBA इंटू ओमेगा। ऐसा हो जाएगा N इंटू बी इंटू ए इंटू, आप ओमेगा को भी बड़ा ही समझें, यहाँ पर छोटा लिखा गया बट आप छोटा ना समझें, सबस्क्रिप्ट में नहीं है। दिस इज़ नॉट, ऐसा नहीं है आपका ए ओमेगा सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा है ए इंटू ओमेगा ऐसा है। ठीक है, तो N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो या एंगुलर स्पीड कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैक EMF हो रहा है तो ई इधर मान लीजिए इस डायरेक्शन में EMF हो रहा है ई और बैक EMF की वैल्यू ई है, तो नेट EMF कितना होगा, पोटेंशियल है ना एक तरह का ये, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो E माइनस ई एंड दिस इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा आपका इतना हो जाएगा एट t इक्वल्स टू 0 व्हेन मोटर इज स्विच्ड ऑन ओमेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो स्विच ऑन जब करेंगे तो ओमेगा क्या होगा, 0 हो जाएगा।
तो E इक्वल्स टू 0 एंड I इक्वल्स टू E अपॉन R, और ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो ओमेगा भी इंक्रीज होगा, और ओमेगा इंक्रीज होगा तो ईएमएफ भी इंक्रीज होगा, और ईएमएफ अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ये जो है मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सो एंड व्हेन अ मोटर रोटेट्स विथ मैक्सिमम एंगुलर स्पीड करंट इज मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है, कन्फ्यूज़न ये लग रहा है कि ये जो टर्म है यहाँ पर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये जो है आपका, ये टाइम है, मतलब टाइम इंक्रीज़ करने से हो रहा है, और ये जो है आपका आई है, टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, और आई क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, फिर से समझ लो, यहाँ पर ये जो है टाइम है। ठीक है, मैंने गलती से आई बोल दिया था, और ये जो है आपका आई है। वही मुझे कंफ्यूज हुआ कि एक ही जगह पर ये भी और ये भी, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। ठीक है, ओके, तो जो आई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो इतनी हो जाएगी, ये आई मिनिमम है, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई मिनिमम, नहीं मिनिमम नहीं, मैक्सिमम है, ये जो है आपका ई आपका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर। तो कई बार एफिशिएंसी पूछा जाता है डीसी मोटर का कि उसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो हम कभी भी एफिशिएंसी निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एफिशिएंसी जो होता है उसको ईटा टर्म से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है पावर आउटपुट और डिवाइडेड बाई पावर इनपुट पावर और इनटू 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट पावर कितना है, ई आई है। ठीक है ना, आउटपुट पावर कितना है, ई आई है, और इनपुट पावर कितना है, ई ऑफ इनिशियल है। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नोट में क्या दिया, व्हेन ई इक्वल्स टू ई बाई 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया आपका ई बाई स्मॉल ई बाई कैपिटल ई इंटू 100। तो कई बार एफिशिएंसी पूछा जाता है, हालांकि ये एफिशिएंसी जो टर्म है ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, और ये आपको कई जगह पर आगे पूछा जाएगा। ठीक है, सो नोट में यहाँ पर दिया हुआ कि व्हेन स्मॉल ई इक्वल्स टू कैपिटल ई बाई 2 देन एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज मैक्सिमम, सो ईटा इज इक्वल्स टू 50%, ईटा मैक्सिमम इक्वल्स टू 50%। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो ये तो एक बात हो गई। अब आते हैं कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 पर सेकेंड। ये 50 पर सेकेंड जो है ये 50 हर्ट्ज मान सकते हो, क्योंकि पर सेकेंड जो होता है वो हर्ट्ज का मतलब यूनिट हो एक तरह के से। ये पर सेकेंड जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, और इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, तो 50 पर सेकेंड हर्ट्ज, 50 पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻² टेस्ला। So obtain the maximum and average induced EMF in the coil. If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, how much power is dissipated as heat? What is the source of this power? ठीक है, तो कितना पावर डिसिपेट होगा और इस पावर का सोर्स क्या है। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि इफ़ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एज हीट। हीट के फॉर्म में कितना पावर डिसिपेट होगा। और दूसरा सवाल ये पूछा गया व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस पावर, इस पावर का सोर्स क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे है। हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसके लिए होता है N इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है फार्मूला। और यहाँ पर जो
ई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ई मैक्सिमम तभी होगी जब साइन ओमेगा 1 हो जाए, यानी ई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एरिया है, चूँकि कॉइल कैसा है, सर्कुलर कॉइल होता है, तो एन इंटू बी इंटू ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन इंटू बी और इंटू एरिया की जगह पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो एन बी ए इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ई की जो फाइनल वैल्यू आई ई मैक्स की, तो ई मैक्स की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, ई मैक्स की फाइनल वैल्यू आ गई एन इंटू बी इंटू पाई ऑफ आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर हम सबका यूनिट पुट करेंगे, एन की वैल्यू आपका है 20 इंटू आपका बी जो है वो 3.0 है, और पाई की वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं 3, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻2 है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 है, ये इसको डायरेक्टली पाई ही रखो, चलो पाई रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका आर, तो आर यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है और 20 टर्न्स दिया हुआ है, तो 20 तो एन की वैल्यू तो दे दी है मैंने 20, आर की वैल्यू जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, लिखा हुआ है कि सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, सॉरी। तो यहाँ पर जो 8 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर करेंगे, तो आर स्क्वायर करेंगे तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पर 64 हो जाएगा और इसके जगह पर हो जाएगा 10⁻⁻4, क्योंकि 8 सेंटीमीटर था, तो 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद आपका है आपका ओमेगा, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि आपका कितना दिया हुआ, 50 पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 50 आपका पर सेकेंड आपका ये हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इतना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो ई मैक्स का जो वैल्यू आएगा आपका 0.603 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना वोल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद जो है ई एवरेज, अगर हम ई एवरेज निकालते हैं तो ई एवरेज कितना होगा, ई एवरेज आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ओवर 1 साइकिल, तो 1 साइकिल में ई एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ आई मैक्सिमम निकालना है मुझे, क्या निकालना था, आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू होता है ई मैक्सिमम और डिवाइडेड बाई आर। तो ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 0.603 और आर कितना है 10 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये आपका हो गया 0.0603 एम्पियर, ये आपका हो गया। और उसके बाद पावर पूछा है, तो पावर इक्वल्स टू सबको पता है कि वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एवरेज पावर अगर हम निकालेंगे तो ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो एवरेज पावर जो होता है वो आई मैक्सिमम इसका स्क्वायर आर और डिवाइडेड बाई 2 इतनी होती है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 0.018 वाट, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज पावर कैसे निकलता है ये आपको जब अगली चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो है एक लास्ट में है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में शायद पूछा, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस पावर, इसका सोर्स क्या है ये पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द इंड्यूस्ड करंट कॉजेज अ टॉर्क अपोजिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल, एन एक्सटर्नल एजेंट मस्ट सप्लाई द टॉर्क टू काउंटर दिस टॉर्क इन ऑर्डर टू कीप द कॉइल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर जो सोर्स होगा वो किस तरह का सोर्स होगा, द सोर्स ऑफ द पावर डेसिपेटेड एज हीट इन द कॉइल इज एक्सटर्नल रोटर। तो एक्सटर्नल जो रोटर होगा वो आपका सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 22 है, बोल रहा है कि एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स। तो एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, एरिया दिया हुआ 2.5 मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड
एंगुलर स्पीड कितना है, एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड, यानी 60 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, यानी ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.30 टेस्ला बिटवीन टू फिक्स्ड पोल्स, तो टू फिक्स्ड पोल्स मतलब एक पोल नॉर्थ है और एक पोल दूसरा ऐसे साउथ पोल है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉइल इज 500 ओम, ठीक है। तो हमसे क्या सवाल पूछा है, हमसे सवाल सबसे पहले ये पूछा है कि कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर ए में पूछा कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है कि व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड टू हैव, एंड तो इसमें दो चीज़ निकालना आपको, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना और आपका जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में निकालना है, ठीक है। एक बार तब निकालना जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और एक बार तब निकालना है जब एक बार मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सी पूछा है वो ये पूछा, वुड द जनरेटर वर्क इफ द कॉइल वेयर स्टेशनरी इंस्टेड द पोल्स वेयर रोटेटेड विद द सेम स्पीड। बोल रहा है कि अगर कॉइल को अगर फिक्स्ड कर दिया जाए, ठीक है, और मैग्नेट को रोटेट किया जाए तो क्या ये वर्क करेगा, ठीक है। तो सबको पता है, आपको याद होगा जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि जो एसी जनरेटर होता है और डीसी जनरेटर जो होता है, दोनों तरह का जनरेटर होता है। मतलब इसको दो मेथड से बनाया जाता है, एक तो है कि कॉइल को रोटेट करा के और दूसरा मैग्नेट को रोटेट करा के। तो थर्ड वाले का तो आंसर आपका यस, ये तो पता चल गया। सबसे मेन चीज़ आपका पहला वाला आंसर, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। तो मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगा, हमारे पास जो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला जो होता है वो आई मैक्स जो होता है, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है ई मैक्सिमम बाई आर, और ई मैक्स के लिए कितना हो जाएगा, एन बी ए इंटू ओमेगा। हम लोग जो ऊपर में हम लोग पढ़े थ्योरी में कि जो ई मैक्स की वैल्यू होती है एन बी ए इंटू ओमेगा होती है, और आई चाहिए तो इसको आर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एन पता है, बी पता है, ए पता है, ओमेगा पता है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो एन की वैल्यू कितनी है, 50 टर्न्स था, और आपका ये बी का वैल्यू कितना था, 0.3 टेस्ला था, और एरिया कितना था, तो एरिया भी दिया हुआ 2.5 मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपका ऐसा यूनिट में ही है, और ओमेगा दिया हुआ 60 पर सेकेंड, तो 60 पर सेकेंड 60 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ और डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, 500 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट करके जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 4.5 एम्पियर, ठीक है। दिस विल बी द योर आंसर। तो आई मैक्स की जो वैल्यू आई कितनी आई, वो आगे 4.5 एम्पियर। तो ध्यान रहे इस बात का। उसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा वो ये पूछा है कि व्हाट विल बी द दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा, व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड टू हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो पूछा ओरिएंटेशन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है जब कॉइल को हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ही आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और फ्लक्स जीरो तब होगा जब कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये भी एक एसी जनरेटर पे बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बोल रहा है कि अ सोलेनाइड, थोड़ा अच्छा से नहीं हुआ स्कैन, बट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नोट कर लेना, है ना। देखिए क्वेश्चन है कि अ सोलेनाइड हैज़ 2000 टर्न्स, मतलब ये एन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वुंड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.3 मीटर। तो जाहिर सी बात है सोलेनाइड का क्वेश्चन है, मतलब एन है और एल भी होगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 इंटू 10⁻³ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है एरिया, ठीक है। आप इसको लिख लो, अगर इनविजिबल है तो 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। उसके बाद सवाल ये कह रहा है कि अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन अ कॉइल ऑफ 300 टन्स इज क्लोजली वुंड। तो बोल रहा है कि अराउंड इट्स
central section a coil of 300 turns is closely wound if its initial current is 2 एम्पियर, अगर इसका इनिशियल करंट 2 एम्पियर है एंड रिवर्स्ड इन 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड में रिवर्स हो जाता है। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो देखिए यहाँ पर तो ईएमएफ इंड्यूस होने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कहाँ से सवाल लिया गया, मतलब ये इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन से सवाल लिया गया। तो आपको मैं बता दूँ, याद होगा अगर आपको अच्छे से, तो आपको याद होगा एम की जो वैल्यू होती थी वो होती थी म्यू नॉट इंटू N1 N2 और इंटू ए और डिवाइडेड बाई एल। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेकंड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, ठीक है, लेक्चर 3 या 4, हाँ देख लीजिए आप, 3-4 का पार्ट 1 पार्ट ए पार्ट बी उसमें था, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का लेक्चर आप देख लो, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा ये कहाँ से आया था, कैसे आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। उसके बाद देखिए N1 और N2 है, तो N1 क्वेश्चन में दिया हुआ 2000 टर्न, और जो N2 की वैल्यू है वो कितनी थी, N2 की वैल्यू आपका हो जाएगा 300, ठीक है, सही तो लिखा हो ना, N2 की वैल्यू 300 हाँ ठीक है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एंड आफ्टर दैट आपका सवाल क्या पूछा है, ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया 1.2 इंटू 10⁻⁻3, तो इंटू हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻3, इतना डिवाइडेड बाई एल है। तो एल की वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए यहाँ पर एल था आपका, ये एल है, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस फॉर्मूला में नीचे एल है, सॉरी ये आपका एल है, ठीक है। तो नीचे में जो डिवाइडेड बाई एल है, तो एल की वैल्यू कितनी है 0.3 मीटर, ये भी सवाल में दिया हुआ है। तो सब कुछ पता है, इसको सिर्फ सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है आपका, एक ऐसा सवाल है कि ऑन अ सिलेंड्रिकल रॉड 2 coils are wound one above other। एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड कैसा होता है, इस तरह का रॉड होता है सिलेंड्रिकल रॉड, और इसके ऊपर एक कॉइल इस तरह से लपेटा गया और दूसरा कॉइल इस तरह से वुंड किया गया। यही क्वेश्चन के कहने का मतलब है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ऑन अ सिलेंड्रिकल रॉड 2 coils are wound one above the other। बोल रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन इफ द इंडक्शन ऑफ ईच कॉइल इज 0.1 हेनरी, ठीक है। अगर 0.1 हेनरी हर एक कॉइल का इंडक्शन हो तो क्या होगा आपका, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो याद होगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलते थे, एम को बोलते थे, ठीक है। या तो एम को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाता था या फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता था। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉइल जब था, तो आपको याद होगा जब 2 कॉइल था तो फॉर्मूला ऐसा था, m इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2। तो L1 और L2 तो ये दोनों आपका दिया हुआ है, हमें मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे यही पूछा गया कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इफ़ द इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज़ 0.1। मतलब कॉइल 1 का भी इंडक्टेंस 0.1 है और इसका भी इंडक्टेंस कितना है 0.1 है। तो जो फाइनली जो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 और 0.1 दोनों रूट के अंदर है, तो जो फाइनल आंसर आएगा 0.1 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। हेनरी क्यों होगा, क्योंकि 0.1 हेनरी। हेनरी क्यों होगा, क्योंकि जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है उसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो हेनरी होती है। क्लियर है। तो ये आपका सवाल था, ठीक है। एक और सवाल आपको अच्छा लगना चाहिए, आई थिंक सो। यहाँ पर देखिए बोल रहे कि हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ ए कॉइल
चेंजेस, मतलब जो पेयर ऑफ कॉइल होता है उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो किस तरह से चेंज होता है, तो कैसे चेंज होगा, है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज्ड। अगर हम दो कॉइल के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो सपोज कर लिया जाए, मान लिया जाए एक कॉइल आपका यहाँ पर है C1 और दूसरा कॉइल यहाँ पर है C2। तो अब ये केस 1 है, ठीक है, दिस इज केस 1। तो केस 1 में दोनों के बीच के डिस्टेंस कुछ है, मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल को यहाँ रखा और दूसरे कॉइल को यहाँ रख दिया, तो डिस्टेंस बढ़ा। तो सवाल ये है कि क्या किसी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और अगर करता है तो कैसे समझेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, याद करिए म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने क्या बताया था, यहाँ से एक फ्लक्स कुछ जाएगी ऐसे, तो जब ये कॉइल यहाँ पर होगा, जब ये वाला कॉइल यहाँ होता, ऐसे होता, तो इसे नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास करता, यानी फ्लक्स अधिक होती। अब ये कॉइल को दूर लेके चले गए हैं, तो इससे जो नंबर ऑफ फ्लक्स अब जो पास करेगा, नंबर ऑफ फ्लक्स ये कम पास करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फ्लक्स होगी, अगर इसको φ1 मानूँ, φ2 मानूँ और इसको φ1 मानूँ और इसको बीच वाले में φ मानूँ, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा उस फ्लक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा सबसे कम होगी, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है दो कॉइल का, वो किस बात पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहने का मतलब ऐसा होता था ना, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता था, ऐसा होता था। तो फाई इक्वल्स टू कितना होता था, एल इंटू आई। तो एल की वैल्यू कितनी होती थी, फाई बाई आई। तो यहाँ पर देखिए, अगर आई को कांस्टेंट रखा जाए तो यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है वो एल के, मतलब कहने का मतलब है कि फाई अगर चेंज हो रहा है तो एल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो फाई घटा है तो एल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिक्रीजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज। जब दो कॉइल के बीच डिस्टेंस इंक्रीज करती है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, दिस इज बिकॉज द फ्लक्स पासिंग फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर डिक्रीजेज। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल इज डिक्रीज। अगर हर एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम घटा दें तो फिर क्या होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स दो कॉइल के लिए जब होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, अभी हम लोगों ने ऊपर जो न्यूमेरिकल्स किया उसमें ये फार्मूला हम लोग देखें, N1 N2 इंटू ए और डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर दो कॉइल के बीच की दूरी बढ़ेगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस घटेगी, और ये N1 N2 क्या कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर डिक्रीज़ होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 में हम लोग लिख सकते हैं कि when the number of turns N1 and N2 in the two coils is decreased, the mutual inductance will also decrease। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि a thin rod is placed between two coils, other factor remaining the same, justify or answer in the case। बोल रहा है कि अदर जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स को सेम रहने दो, और जो दो रॉड है, मतलब दो जो कॉइल है उसको रिप्लेस करके, है ना, दो थिन रॉड, अ थिन रॉड इज प्लेस्ड बिटवीन द टू कॉइल। सॉरी, मैं थोड़ा सा उल्टा समझ रहा था, एक कॉइल ऐसा है और दूसरा कॉइल ऐसा है, बाकी सब फैक्टर सेम है, इसके बीच एक रॉड रख दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक आयरन रॉड रखा जाता है, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। क्यों इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि देखो m की जो वैल्यू है वो कितना है, म्यू नॉट इंटू N1 N2 इंटू ए और डिवाइडेड बाई एल। तो बोल रहा सब चीज़ को कांस्टेंट रखो, मतलब इन सभी को कांस्टेंट रखो। तो अगर इन सभी को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, म्यू नॉट पर डिपेंड करेगा, यानी म्यू पे डिपेंड करेगा। और म्यू जब हम दो कॉइल के बीच में
एक रॉड को लाएंगे तो इसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर इसकी म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी तीसरे का आंसर क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल इंक्रीज। ओके, तो ये था आपका आज का पूरा लेक्चर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। इसके अलावा बेटा मैं एक असाइनमेंट सेंड करूँगा 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का, लेट नाइट सेंड करूँगा, ठीक है। तो उसको आप कल इवनिंग तक बना के मुझे फॉरवर्ड करो, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि लेक्चर में अगर कोई फॉल्ट है, वॉइस क्लियर नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगर किसी को कोई सवाल नहीं समझ में आया है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870184583, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो जो टॉपिक, पार्टिकुलर टॉपिक अगर आपका नहीं क्लियर हो रहा है तो उस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक अलग से लेक्चर बनाकर, स्पेसिफाइड लेक्चर बनाकर, और फिर से मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। ओके, तो आज का यहीं तक लेक्चर था। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।